तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके जाना चाहते हैं विद फैमिली, विदाउट फैमिली, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में यूके के इस प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सर अली रजा। हर किसी का कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव जो आज से 15-20 साल पहले यूके सेटल हुआ था और लोग उनको देखते हैं और उसकी बेसिस पे वो रेफरेंस लेके हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे फला साहब गए हुए थे तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं या हमारे कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनके कुछ टेस्ट केसेस लेते हैं, उसको एंड टू एंड चेक करते हैं कि इसमें अप्रूवल रेशियो क्या है, वीजा फाइलिंग तक के क्या जो है वो चैलेंजेस हैं, एंड देन जब हम 3-4-5 केसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हों फिर उसको कमर्शियली लॉन्च करते हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो हम EB2 से रिलेट कर सकते हैं। जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो ये 4 चीजें तो वही हो गई जो हमें EB2 में भी हम क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, जो कि पॉजिटिव है लोगों के लिए। जिस पे आजकल लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि उन्हें बस फॉरेन ट्रैवल करना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें एंडोर्समेंट बॉडी आपका केस इवैल्यूएट करेगी, मैक्सिमम टाइम 8 वीक्स। दैट्स ग्रेट। Assalamualaikum everyone, this is me Sidra Mahmood from Koru Consultants and I welcome you all to our channel The Credible Advice। वो तमाम लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका कंट्री ऑफ इंटरेस्ट यूके रहा है। बहुत क्वेरीज हमें रिसीव होती हैं कि आप लोग यूके के किसी वीजा में डील करते हो, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा, जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज हैं उनसे थोड़ा हटके, जो बेसिक विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा से हटके। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके जाना चाहते हैं विद फैमिली, विदाउट फैमिली, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में यूके के इस प्रोग्राम को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सर अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप भी ये बात जानते होंगे कि यूके बहुत से लोगों का ड्रीम कंट्री है। आज भी हाँ, बीच में ये जरूर रहा था कि वहाँ पे जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से लोग बैक ऑफ कर रहे थे, बट देन अगेन एक फिर से बूस्ट मिला है, वो सिनेरियोस चेंज हुए हैं। आज भी लोग हमारे पास बहुत सी क्वेरीज लेकर आते हैं कि यूके में आप डील करें, यूके का कोई प्रोग्राम हमें बताइए। तो ऑब्वियसली हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हमेशा वर्किंग कर रही होती है सारे प्रोग्राम्स पे, और हम फिर उनको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या प्रोग्राम है जिसपे आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन रही है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव जो आज से 15-20 साल पहले यूके सेटल हुआ था और लोग उनको देखते हैं और उसकी बेसिस पे वो रेफरेंस लेके हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे फला साहब गए हुए थे तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो 10-11 साल के एक तवील अरसे के बाद हम देखें, कोशिश तो ये होती है कि हर कंट्री की इमिग्रेशन हम ऑफर करते रहे, लेकिन प्रोग्राम वो होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जिसपे रिस्पॉन्सेज आ सकें। अब आज जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं ये है यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा। अब इसके ऊपर लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, सारी चीजें हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में रिसेंटली चेंजेस होती रही हैं। तो 2024 में जो लास्ट इसमें चेंजेस हुई, उसके बाद से हमें ये फील हुआ कि इसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस अब हमारे उन हजरात के लिए बन गई है जो जॉब्स करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं, क्योंकि जब तक प्रोग्राम मासेस के लिए नहीं हो तो उसको स्केल करना, उसको उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है, और क्लाइंट्स फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पूछने के लिए और हमें मना करना पड़े तो वो एक अगेन अच्छी चीज नहीं है। तो इसमें अब जो रिसेंटली अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से आज हमने बात करनी थी, और इस प्रोग्राम पे हम इसलिए अब क्योंकि लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि 2024 से चल रहा है तो आप अब क्यों कर रहे हैं, तो उसका मेजर रीजन ये होता है हमेशा कि जब प्रोग्राम में कोई नई चेंजेस आती हैं तो हम पहले कुछ टेस्ट केसेस जो हमारे रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं या हमारे कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके कुछ टेस्ट केसेस लेते हैं, उसको एंड टू एंड चेक करते हैं कि इसमें अप्रूवल रेशियो क्या है, वीजा फाइलिंग तक के क्या जो है वो चैलेंजेस हैं, एंड देन जब हम 3-4-5 केसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हों फिर उसको कमर्शियली लॉन्च करते हैं। तो ये है आज की प्रोग्राम के हवाले से, और इससे रिलेटेड अब हम फर्दर डिस्कस इंशाल्लाह करते हैं। बिल्कुल सही है। यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा, नाम तो आपको सर ने बता दिया है। बिल्कुल हम इस प्रोग्राम पे आज बात कर रहे हैं। मेन क्वेश्चन होता है सबसे पहला, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो 2 चीजें मैं आपसे इसमें पूछूंगी। पहली, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्लाइंट्स के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम में भी रिक्वायरमेंट्स बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं, सिंप्लीफाइड हैं।
आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए That's good. और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। पहली चीज, आइल्स आपको नहीं देना है इस प्रोग्राम में, पॉइंट्स आपको कोई मीट नहीं करने हैं, और सिमिलरली कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि मेजर लोगों के कंसर्न्स रहते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो ये है। ठीक है, तो ये आपने 4 बता दी। वही बात है, इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं EB2 रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो हम EB2 से रिलेट कर सकते हैं। जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो ये 4 चीजें तो वही हो गई जो हमें EB2 में भी हम क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं, जो कि पॉजिटिव है लोगों के लिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक हर्डल लोगों की जर्नी में क्रिएट कर रहा होता है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन की, एक्सपीरियंस का, उसका क्या क्राइटेरिया है सर? अच्छा, हमारी कोशिश ये है, हमारे जो जब रिसर्च होती है और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो ट्रेनिंग्स वगैरह की, तो हमारी कोशिश ये है कि हम बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उसको 16 इयर्स तक ही महदूद रखें। बट इसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें अगर किसी की क्वालिफिकेशन हाई स्कूल भी है या उसकी क्वालिफिकेशन भी कम भी बहुत से लोगों ने किया हुआ होता है पाकिस्तान में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 जो मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें ये लोगों को पिक कर रहे हैं, उसमें पहली तो रिसर्च एंड एकेडेमिया है, जिसमें डेफिनेटली आप या तो PhD होंगे या MPhil आपने किया हुआ होगा, एकेडेमिया या रिसर्च सेक्टर में होंगे, तो उसमें तो क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हाई हो गई। दूसरा जो सेक्टर है, जो बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है, वो है IT सेक्टर, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके आपके साइबर सिक्योरिटी से लेके तकरीबन जितने भी लोग हैं वो सब इसमें फॉल कर जाते हैं। और तीसरे सेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, इसमें क्वालिफिकेशन कम भी हो तो चल जाएगा, उसमें है आर्ट्स एंड कल्चर। जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग हैं, कोई अच्छा गिटारिस्ट है, कोई अच्छा एक्टर है, सिंगर है, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, लेकिन जो ज्यादातर कैटेगरीज में तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हम मिनिमम क्राइटेरिया रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें, हमारे पास एक क्लाइंट आता है जिसकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और वो IT सेक्टर में फॉल कर रहा है, तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की कि इतने इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए? राइट। अच्छा, मिनिमम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने कोई नहीं दी हुई, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरीज पे वो काम कर रहे हैं। एक तो वो जो कि अपने आप को उस फील्ड में प्रूव कर चुके हैं, प्रूवन लीडर्स, ठीक है, और दूसरे वो हजरात जो कि अपनी फील्ड में प्रॉमिसिंग लीडर के तौर पे ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टेक्निकली आप इसको अगर अपने समझने के लिए रख सकते हैं कि मिनिमम 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो एक ग्रोथ, वो एक ऐसी कोई इनोवेशन या ऐसा कोई प्रोग्रेशन आपके कैरियर में आ रहा हो, या आपकी फील्ड ऐसी हो जो कि इस वक्त दुनिया में बहुत डिमांडिंग है, तो उसको आप एज अ प्रॉमिसिंग लीडर पेश किया जा सकता है। और उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उसमें अगर हम दिखा सकें तो बहुत बेहतर है। इससे ज्यादा जितना एक्सपीरियंस हो वो तो पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो जैसे बात की गई क्राइटेरिया पे, एज का आपको बता दिया गया, मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है 18 इयर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, वो भी सर ने क्लेरिफाई कर दिया है। मिनिमम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, जो कि फील्ड्स बताई हैं, इनोवेशन, रिसर्च, IT, ये सारे सेक्टर्स के लिए। हाँ, अगर आप आर्ट्स कल्चर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे कोई एजुकेशन की सच रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आर्ट्स एंड कल्चर के जो फील्ड के लोग होते हैं उनकी एजुकेशन कम होती है, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, उनकी एक्सपर्टीज, उनके पास इवन अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं। तो ये 2 क्राइटेरियाज है बेसिकली, जिसमें प्रूवन लीडर्स, प्रॉमिसिंग लीडर्स को टारगेट किया जा रहा होता है। अब अगर बात करें सर कि इस प्रोग्राम में जैसे EB2 से, अगर हमने जैसे स्टार्ट में बात की है कि ये EB2 से काइंड ऑफ सिमिलर है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज हैं इसमें। EB2 में जैसे पिटीशन बन रही होती है, पिटीशन का अप्रूवल आता है, वीजा फाइलिंग होती है, तो क्या इसमें भी ऐसे ही कुछ स्टेप्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही सिमिलैरिटीज हमने जो डिस्कस की हैं EB2 से रिलेटेड, तो वो सिमिलैरिटीज तो हैं अपनी जगह। परफेक्ट। 2 से 3 चीजें ऐसी हैं, 2 चीजें कि जो EB2 से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहली चीज ये कि EB2 आपका परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम था, इसमें इनिशियली आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी दी जाती है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को जाके वहां पर प्रूव कर सकें, अपना सेटल कर सकें। और ये फिर ऑब्वियसली कन्वर्टेबल है आफ्टर 3 इयर्स फॉर दोज जो कि प्रॉमिसिंग लीडर, जो कि प्रूवन लीडर्स हैं, और 5 इयर्स के बाद उन लोगों के लिए कन्वर्ट हो जाएगा PR में, जो कि प्रॉमिसिंग लीडर्स हैं। दूसरा जो इसमें चेंज है वो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि EB2 में पिटीशन बनाई जा रही होती है, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, दूसरी चीजें, तो EB2 में हम हर चीज को हार्ड कॉपी में यहाँ से कुरियर किया जाता है। इस प्रोग्राम में सारी चीजें ऑनलाइन है, सॉफ्ट कॉपी में सारी चीजें हैं, ऑनलाइन ही आपकी फी भी सबमिट होनी है, सारी चीजें होनी है। 2 ही स्टेप्स हैं जैसे EB2 में है कि आपका केस पहले अप्रूव होगा USCIS से, एंड देन वीजा फाइलिंग होगी। इसमें भी वही चीज है, आपका केस अप्रूव होगा एंडोर्समेंट बॉडी से, क्योंकि हर
फील्ड की एक सेपरेट इंडोर्समेंट बॉडी है। ठीक है, तकरीबन 6 सेपरेट बॉडीज हैं जिनकी फीसिस मोर और लेस एक ही जैसी हैं। परफेक्ट। और उसके बाद आपका केस वीजा फाइलिंग पे जाएगा। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसपे आजकल लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि उन्हें बस फॉरेन ट्रैवल करना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें इंडोर्समेंट बॉडी आपका केस इवेल्युएट करेगी, मैक्सिमम टाइम 8 वीक्स। दैट्स ग्रेट, यानी बहुत लिमिटेड, ढाई महीने आप कह लें, 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई महीने तो 5 to 8 वीक्स में आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर है इंशाल्लाह। उसके बाद जब आपको इंडोर्समेंट बॉडी से अप्रूवल मिल जाती है तो विद इन 90 डेज आपने अपना वीजा फाइल करना है। तो आप 45 डेज 50 डेज का टाइम रख लें। एंड देन आफ्टर वीजा फाइलिंग लोगों को लगता है कि वीजा फाइलिंग एक बार हो गई फिर हमें साल डेढ़ साल वेट करना पड़ेगा। वीजा फाइलिंग अगर कोई आउटसाइड यूके कर रहा है तो 3 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें आपको वीजा इशू हो जाएगा। तो इससे ज्यादा फास्ट प्रोसेस तो प्रोग्राम अब तक तो विजिट वीजास में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। जो हजरात जल्दी मूव करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनको थोड़ा सा इस चीज में कंसर्न है कि हम ज्यादा वेट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए प्रोग्राम बहुत जबरदस्त। दैट्स ग्रेट। तो टू कंक्लूड अगर बात की जाए तो यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा बेसिकली एक टेम्पररी रेजिडेंसी वीजा है उन तमाम लोगों के लिए जो यूके जाने की ख्वाहिशमंद है और विद फैमिली है। yes. एक और चीज मैं ऐड करती चलूं, आप अपने डिपेंडेंट्स, इमीडिएट डिपेंडेंट्स जो यानी स्पाउस और 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपके इसमें अकम्पनी करते हैं आपके साथ, तो वो तमाम लोग जिनका ड्रीम डेस्टिनेशन है यूके, जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होल्डर हैं और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और कम प्रोसेसिंग टाइम में, यानी आप कह लें 6 to 8 मंथ्स में मूव होना चाहते हैं और जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप स्टूडियो में एक बार फिर आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज ही अपनी प्रोफाइल की इवैल्यूएशन करने के लिए, यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए हमारे तमाम काउंसलर्स का नंबर क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप हमसे राब्ता करें, फ्री इवैल्यूएशन करवाएं अपने प्रोफाइल की, जो भी क्वेश्चंस कंसर्न्स हैं वो हमसे डिस्कस करें और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच अगेन हमें टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।